नमस्कार दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ दूं या सिर्फ क्वेश्चन ही दे दूं। आप लोग आंसर खुद से तैयार कर लेंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, सब वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बनकर रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो वो किए थे फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैराडे ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रेरित विद्युत पर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो देख लीजिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित होता है वो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो देख लीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है वो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौर ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत देख लीजिए, ऑप्शन क्या दे दिया है? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा। देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर नवीकरणीय है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो वो सौर ऊर्जा होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवाश्मी ईंधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा, सोचिएगा वो ये भी तो नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए कोयला। ऑप्शन नंबर बी लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी जैव गैस। ठीक है, तो उत्तम ईंधन देखो जैव गैस हो जाएगा, क्योंकि देख लो कोयला जलाएंगे तो वायु प्रदूषण हो जाता है पेट्रोल से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जैव गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? तो देख लीजिए कौन सा गैस बनता है, तो वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, यानी कि बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है, यानी कि जल में घुल जाता है। यह तत्व हो सकता है, यह कौन सा तत्व हो सकता है? ठीक है, तो ये तत्व हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की क्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो अपघटन की आप लोग एक बात और याद कर लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए अभिघटन यानी कि अपघटन की अभिक्रिया, यानी कि आप लोगों को सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में भी अपघटन अभिक्रिया पूछ सकता है कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे इसका अभिक्रिया कौन है इसमें से। ठीक है, ऑप्शन तो दे दिया है, देखिए अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो अपघटन अभिक्रिया ये हो जाएगा 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है ना, कह रहा है निम्नांकित में कौन लवण है? इसमें लवण पूछा जा रहा है। देखो लवण इसमें से हो जाएगा K2SO4।
इसमें से लवण कौन है? K2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो होता है Fe3O4। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी कि हमारे शरीर में pH मान का कितना परास के बीच कार्य करता है? कितने के बीच pH मान कार्य करता है? तो देख लीजिए रक्त का pH मान कितना होता है। आप लोग ये कमेंट करिएगा कि रक्त का pH मान कितना होता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पूछा भी जा सकता है। ठीक ना। तो देख लीजिए रक्त का pH मान होता है 7.4। ठीक है, वो हम तो बता ही दिए। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 7 से 7.8। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये पारा हो जाएगा, आप लोगों को भी पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सोल्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो वो होता है C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन इसमें से हो जाएगा। देखिए आप लोग एक कमेंट करिएगा कि पहचानने आता है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है। हाइड्रोकार्बन पहचानने आता है या नहीं? आप लोग ये कमेंट कर दीजिएगा। ये भी तो हमको शुरू से बता देंगे। ठीक है, एक वीडियो आएगा जिसमें से छोटा छोटा जो जैसे कि ऑक्सीकरण संख्या हो गया, ये सब बता देंगे उसमें। तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है ना। अभी जैसे कि हम इसका आंसर डायरेक्ट बता देंगे, इसका आंसर ये होगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, याद ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम समझा देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देख लो हाइड्रोकार्बन में कितने आबंध होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जब समझ जाएंगे तो कितने आबंध होते हैं ये भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट इस 16-17। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ये दोनों छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य, प्रथम वर्ग का सदस्य कौन है? तो वो होता है क्षारीय धातु। ठीक है, क्षारीय धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह का तत्व होता है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 21 विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आप लोग इसके बारे में तो जानते होंगे, उत्सर्जन तंत्र। शरीर से बाहर निकालते हैं हम लोग, आप समझ जाओ, शरीर से बाहर तो उत्सर्जन कर, जैसे कि हमारे शरीर में पसीना आता है तो वो तो हम उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, शरीर से बाहर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकाल देता है? तो अपोहन द्वारा निकाल देता है। ठीक है, अपोहन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो वो होता है लीवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है
घेंघा रोग पनपता है कैसे, किसकी कमी से? घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ठीक है, हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किए थे जॉनसन ने, ठीक है, जॉनसन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो वो देखो गंदा जल में उत्पन्न होता है, यानी ठीक है, गंदा जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है? तो जैविक द्वारा उत्पन्न हो सूखे घास पत्ते, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूखे घास पत्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक, वास्तविक, कभी काल्पनिक कभी वास्तविक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? किस दर्पण से बनता है? किस वस्तु से बनता है? इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए आवर्धित प्रतिबिंब ना, तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या परिवर्तन किया जाता है? तो वो परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चेक लगा दिया, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस किरण का झुकाव अधिक होता है? ये आप लोगों को एक क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम जब बताएंगे ना तो उसमें जैसे जैसे किरण झुकता है उसके बारे में बताएंगे, तो इसमें ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसका आंसर हम बता देते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर बैगनी, ठीक है ना, अधिक झुक जाता है बैगनी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? देख लो, अब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम, ठीक ना, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। स्पेक्ट्रम तो आप लोग पढ़े होंगे। कुल मिला के हम 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक ना, 3 ये देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम बोले कि आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है, ऐसे नहीं समझिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना? देख लो, ये भी नॉमरिकल है, तो नॉमरिकल तो समझते होंगे, ठीक है, कि नॉमरिकल तो बनाना पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। ये आप लोगों को अगर आता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप लोग नहीं बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो डबल रहता है, डबल क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को कुल 80 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आप लोगों को मात्र 40 क्वेश्चन ही बनाने के लिए कहा जाएगा। तो क्यों बनाएंगे हम इसको, क्यों उतना टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए इसको छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसका आंसर नहीं बताएंगे, चलो उसको कितना अभी हम सॉल्व करते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील
गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण होते हैं, किरण होते हैं, यहाँ पर किरण होगा, गतिशील किरण होते हैं या गतिशील कण होते हैं, ऐसे तरह होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी है उसी टाइप का, तो इसको तो जानते हैं आप लोग, छोड़ ही देंगे डायरेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी क्या होता है, वो प्लाज्मोडियम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, उत्तम ऊर्जा स्रोत, उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो हम बताए थे बायोगैस या बायोमास। चलिए देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, इसीलिए कहेगी 2 से 3 बार पढ़ने के लिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बाह्यतम कक्षा में सल्फर परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बाह्यतम कक्षा में, तो बाह्यतम कक्षा में हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में तो वो 6 हो जाएगा, ठीक है, सल्फर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में कौन सी, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो वो मृतजीवी पाई जाती है, ठीक है, मृतजीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है C2H4, ठीक है, C2H4। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, किस लेंस का उपयोग कर, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो किया जा सकता है उत्तल लेंस को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहले किस सब्जेक्ट का दे, ठीक है, जैसे कि मैथ, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए।